आज तक तुमने शेर को भेड़ बकरी खाते देखा होगा। आज एक बब्बर शेर उनका शिकार करेगा। लेकिन मुझे आने से कोई नहीं रोक पाया। सुननी चाहिए वीर मल्लू की बात। खालिद इस्लाम का मुकद्दस परचम लहरा। यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं। हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 फिल्म समीक्षा। यह महत्वाकांक्षी असफलता पवन कल्याण की स्टार पावर पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पवन कल्याण इस असमान ऐतिहासिक फैंटेसी में एक डाकू की भूमिका निभाते हैं जो कमजोर लेखन, खराब दृश्यों और जबरदस्ती की गई गंभीरता से जूझती है। धर्म के लिए युद्ध टैगलाइन वाली हरिहर वीरा मल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा 5 साल से ज्यादा समय से बन रही थी। देरी आंशिक रूप से महामारी के कारण हुई और बाद में मुख्य अभिनेता पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। मूल रूप से क्रिश जगलामुडी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्देशन बीच में ही बदल गया और एम ज्योति कृष्णा ने इसे पूरा किया। ये बदलाव पर्दे पर साफ दिखाई देता है। तथ्य और कल्पना का मिश्रण करने वाला यह ऐतिहासिक नाटक अक्सर अपना रास्ता खो देता है और खींचा हुआ लगता है। पवन कल्याण ने वीरा मल्लू का किरदार निभाया है जो एक बागी है जो अमीरों से चोरी करता है और गरीबों की मदद करता है। फिल्म में रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए एक काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है जिसमें अभिनेता की सार्वजनिक छवि और सनातन धर्म के प्रति उनके लगाव को दर्शाया गया है। हरिहर वीरा मल्लू भाग 1 तेलुगु निर्देशन ज्योति कृष्णा और क्रिश जगलामुडी। कलाकार पवन कल्याण, निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सत्यराज। रन टाइम 162 मिनट। कहानी वीरा मल्लू नाम के एक डाकू को मुगलों से कोहिनूर वापस लाने का काम सौंपा गया है। उसकी योजनाएं कुछ और ही हैं। कल्याण खुद को जन सेवकुडू कहते हैं जो उनके राजनीतिक संगठन जनसेना पार्टी का प्रतीक है। पर्दे पर वो एक जाने पहचाने धरतीपुत्र की भूमिका निभाते हैं, शोषितों के रक्षक। रिलीज से पहले निर्माताओं ने बताया कि उनके किरदार को अभिनेता से राजनेता बने एन.टी. रामाराव और एम.जी. रामचंद्रन से प्रेरणा मिली है जो अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह व्यक्तित्व और भी स्पष्ट होता जाता है। वीरा मल्लू को औरंगजेब बॉबी देओल के मयूर सिंहासन से कोहिनूर वापस लाने के लिए भेजा जाता है। वो कोई साधारण चोर नहीं है। उसका मिशन हिंदुओं की रक्षा से जुड़ा है जिन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए जजिया कर देने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ हद तक फिल्म इसे हम बनाम वे के ध्रुवीकृत कथानक में बदलने से बचती है। वीरा मल्लू के 2 विश्वसनीय सहयोगी मुसलमान हैं। यहाँ खलनायक स्पष्ट रूप से औरंगजेब है। हालांकि ये दृष्टिकोण वर्तमान राजनीतिक भावनाओं को प्रतिध्वनित कर सकता है, लेकिन फिल्म हमें पूरी तरह से बांधे रखने के लिए भावनात्मक गहराई प्रदान नहीं करती है। कहानी 1650 ई में कृष्णा नदी के पास कोल्लूरू की खदानों से शुरू होती है। भूखे मजदूर कीमती पत्थरों पर ठोकर खाते हैं लेकिन भूखे ही रह जाते हैं। अपने वरिष्ठों से कृपा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। जब एक युवा खनिक पूछता है कि क्या उनके जीवन का कोई मूल्य है तो जवाब पदानुक्रम को उजागर करता है। पहले स्थानीय जमींदार, फिर कुतुबशाही और अंत में मुगल। वीरा मल्लू की एंट्री बाहुबली की याद दिलाती है, लेकिन यह एक कमजोर नकल है। अशांत नदी में शिवगामी और नन्हे बाहुबली की कल्पना कीजिए। ये भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें रचनात्मकता की कमी है। पहला भाग धीमा है जिसे एम कीरवानी के संगीत ने बीच बीच में बचाया है। कहानी भले ही अधूरी लगती हो, लेकिन कुछ एक्शन सीन वीरा मल्लू के हीरे चुराने और शोषितों के लिए खड़े होने के हुनर को दर्शाते हैं। एक कुश्ती वाला दृश्य पवन कल्याण की मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि को उजागर करता है और एक स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में उनका अतीत 18 मिनट के प्री क्लाइमेक्स एक्शन को और भी रोचक बना देता है, लेकिन बीच का सब कुछ फीका लगता है। वीरा मल्लू को एक देसी सुपरहीरो की तरह दिखाया गया है जो जंगली जानवरों को घूरता है और बाद में उन्हें मानव पशु संघर्ष पर सलाह देता है, लेकिन धारदार लेखन या प्रभावशाली दृश्य प्रभावों के बिना ये फिल्म जम नहीं पाती। कई कलाकार कम प्रभाव छोड़ते हैं, उनकी भूमिकाएं कमजोर हैं। सत्यराज, नासिर और कबीर दुहन सिंह संक्षिप्त प्रभाव छोड़ते हैं। बॉबी देओल औरंगजेब के रूप में बेपरवाह नजर आते हैं।
पंचमी के रूप में निधि अग्रवाल की स्क्रीन पर उपस्थिति मजबूत है और उनकी भूमिका एक छोटा सा मोड़ देती है। दिवंगत कोटा श्रीनिवास राव एक संक्षिप्त भूमिका में दिखाई देते हैं। यह उनकी अंतिम फिल्म है। 17वीं सदी में सेट होने के बावजूद कल्याण अपनी आधुनिक फिल्मों की तरह ही फिल्मों में भी नजर आते हैं। उनकी वेशभूषा उस दौर की शैली से बिल्कुल अलग है, शायद उनके अपराधी होने का दिखावा करने के लिए, लेकिन फिर भी वे अलग दिखते हैं, न कुलीन न किसान। हालांकि उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी है, लेकिन सिर्फ यही किसी भी फिल्म को नहीं बचा सकती जो अपनी राह भटक गई हो। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी और दृश्य और भी उलझते जाते हैं। VFX ध्यान भटकाने वाले हैं, यहाँ तक कि आदिपुरुष भी तुलनात्मक रूप से कमजोर लगता है। हिमस्खलन को नकली दिखने वाले पत्थरों ने बिगाड़ दिया है और बवंडर के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। चारमीनार के सेट में प्रामाणिकता का अभाव है और ज्यादातर दूसरे सेट प्रभावित करने या जीवंत महसूस कराने में नाकाम रहे हैं। आखिरी घंटा धर्मयुद्ध पर केंद्रित है। ये हिस्सा धार्मिक भावनाओं पर जोर देता है ताकि कहानी की अस्थिरता को संतुलित किया जा सके। अंतिम क्षण SS राजामौली की RRR की याद दिलाते हैं। बिना ज्यादा बताए इसे विस्तार से बताना मुश्किल है, लेकिन जिस मुख्य बिंदु पर बात की गई है उसमें न तो दृढ़ विश्वास है और न ही भावनात्मक वजन। यदि इसका दूसरा भाग भी आएगा तो उसे कहीं अधिक तीक्ष्ण लेखन और अधिक आश्वस्त फिल्म निर्माण की आवश्यकता होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैंने अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत साल 2025 में वर्तमान समय में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डेडिकेटेड हिंदी एंटरटेनमेंट वेबसाइट थे सूरज SS मूवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सेवाएं उन्हें प्रदान कर रहा हूँ। मुख्य तौर पर मैं फिल्मों और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई ट्रेंडिंग और वायरल खबरों का एक्सपर्ट हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हर एक जानकारी सटीक और भरोसेमंद हो, जिसे वीडियो देखकर आप सभी लोग संतुष्ट होते होंगे। धन्यवाद।